जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस आप लोगों को भरोसा करके यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है इसको अपने कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है ना। इससे पहले मैं बहुत सारा जीके जीएस का क्लास करा चुका हूँ। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो प्ले लिस्ट में सारा क्लास मिल जाएगा, आप लोग वो क्लास भी करना, ठीक है ना। क्योंकि मैं 800 ओरिजिनल प्रश्न इस बार जो इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे गए थे वो पूरा प्रश्न करा चुका हूं। भले से आप लोग को ये नहीं पता होगा कि ये प्रश्न पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा गया होगा कि नहीं पूछा गया होगा, लेकिन मैं भी जब इंडियन आर्मी का पेपर देने गया था 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था वो पूरा का पूरा जीके जीएस का प्रश्न मैं इकट्ठा करके लिख दिया था। उसी टाइम मैं लिख दिया, ठीक है ना। और इस टाइम मैं आप लोगों को पूरा जीके जीएस का क्लास करा चुका हूं। अब मैं आगे मतलब उसमें से 2-4 क्वेश्चन लाता रहूंगा, उसका भी रिवीजन कराते रहूंगा और उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा ना यहाँ पर मैं मेहनत करके बना कर और सारा जीके जीएस का प्रश्न आप लोगों को दे दूंगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना तैयारी किस तरह से कर रहे हो। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है ना। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न गणित के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर वो प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं लगाए हो तो उसका भी एक प्ले लिस्ट बनाया हूँ, उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आने वाले समय में इंडियन आर्मी की कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोग को अपने व्हाट्सएप चैनल पर भेजूंगा, ठीक है ना। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को टेलीग्राम चलाने नहीं आता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। अभी प्रेजेंट टाइम में एएनडीसी के नाम से मैं अपना व्हाट्सएप चैनल बना चुका हूँ। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, किस दुनिया में जी रहे हो। फटाक से जाओ और एएनडीसी वाले चैनल पर जुड़ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि व्हाट्सएप पर मतलब आप हमेशा व्हाट्सएप चेक करते रहते हो और आर्मी से रिलेटेड या मतलब किसी से भी कहीं से भी रिलेटेड कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। एएनडीसी के नाम से जाकर जुड़ जाओगे तो अच्छा रहेगा। यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती है? तो पीपल की, जैतून की, नीम की और नाट, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जैतून हो जाएगा। जैतून इज राइट आंसर। यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती है? जैतून की पत्तियां बनी होती हैं, ठीक है ना। और देखो ये जो यूएनओ है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएनओ का मतलब यूएनओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यूएनओ के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता भी दिया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, इसको आप लोग टाइम व्यर्थ नहीं मानना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लद्दाख में एक भर्ती हुई थी तो वहां पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाया था, वो खुली भर्ती थी। जैसे इंडियन आर्मी की बहुत सारी जगह खुली भर्ती कराई जाती है, हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो कुछ दिन पहले लद्दाख में भर्ती कराई गई थी तो अपने यूपी से, पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ 6 लड़के मतलब गए थे वहां पर। अभी हमारे तरफ से जैसे 6 लड़के थे सब ना, तो 4 लड़कों का सिलेक्शन हो गया है। उस भर्ती के बारे में जिसको पता होगा भाई, अगर वो गया होगा ना तो समझो उसका सिलेक्शन हो गया है। मतलब बहुत अच्छा खासा भर्ती था। तो ऐसे भर्ती के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो एनडीसी वाला जो व्हाट्सएप चैनल है ना उसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए भाई जुड़े रहना, ठीक है ना। मुझे जो मेरा दोस्त सिलेक्शन लिया है ना, मतलब मैं उसे बोला हूँ भाई जब भर्ती वो आएगी तो हमको बता देना, तो वो बोला है ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि हाँ ऐसी भी भर्ती है कि ऑल इंडिया के लिए निकाली जाती है और ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं होता है, क्योंकि पैसा वैसा ज़्यादा लगता है लद्दाख जाने में। लेकिन जितने लोग गए उन लोग का सिलेक्शन भी हो गया, जिंदगी बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग और वाशिंगटन डीसी। इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन WTO लिखा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है, ठीक है ना। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। 1900, 1905, 1901 और 1906। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। 1901 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार का बात किया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ, ठीक है ना। और 1900 से मतलब इसका घोषणा किया गया था, लेकिन 1901 से इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है, कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी और दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली इज राइट आंसर। अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लीग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोगों को प्रश्न थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन भाई मतलब जो प्रश्न पूछा गया था वो सारा प्रश्न तो मैं आप लोगों को करा ही दिया हूँ। अब हमेशा वही नहीं ना रिवीजन कराऊंगा, नया नया प्रश्न लाऊंगा, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। अभी आप लोगों को नहीं याद होगा तो जब 3-4 बार एक ही प्रश्न देखने को मिलेगा ना तो वैसे याद हो जाएगा। जो प्रश्न एक बार में नहीं याद होगा तो टेंशन नहीं लेना, उस प्रश्न को मैं कई बार लाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी आप लोगों को मिल रहा है ना वो सारी चीजें मैं लिख कर रख रहा हूँ और वो इधर उधर नहीं जाएगा। उसमें से रिवीजन जब कराऊंगा ना तो आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और बीसू सर का मैथ का क्लास तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पूरा प्ले लिस्ट में सारा मैथ का क्लास चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है ना। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और प्ले लिस्ट वैसे भी जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरा मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। तो लाग वाक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, नेशनल मंडेला, लुई फिशर और माओ तसे तुंग और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नेशनल मंडेला हो जाएगा, नेल्सन मंडेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस वर्ष में गणतंत्र बना। भारत किस वर्ष में गणतंत्र बना, 1947, 1948, 1950 और 1965 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया कि भारत किस वर्ष में गणतंत्र बना। जब गणतंत्र पूछा जाएगा तो 1950 हो जाएगा और स्वतंत्र पूछा जाएगा तो 15 अगस्त 1947। आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, चंडी मंदिर, उधमपुर और पुणे। देखो जो ये यहाँ पर बोला गया ना कि दक्षिणी कमान, तो जो भारतीय सेना है उसका जो जैसे हेडक्वार्टर जो कमान है ना मतलब 7 है, ठीक है ना। दक्षिणी कमांड, उत्तरी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, सेंट्रल कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड और मध्य कमान। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय के बारे में बोला गया है, तो इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। और उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। आप लोग जहाँ पर जैसे कॉपी में लिख रहे हो कि दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में है, तो वहीं पर साइड में आप लोग लिखो कि उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर में है, ठीक है ना। और चंडी मंदिर पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर है और कोलकाता पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष इज राइट आंसर। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति पूछे चाहे उपराष्ट्रपति पूछे, दोनों लोगों का कम से कम कितना आयु होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे राष्ट्रपति पूछे चाहे उपराष्ट्रपति पूछे, मैं दोनों लोगों का बात बता रहा हूं। जहां भी राष्ट्रपति आएगा उपराष्ट्रपति आप लोग जोड़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, फगवाड़ा, अमृतसर और गांधीनगर, फिरोजपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर इज राइट आंसर। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश में आजाद हुआ, मतलब बांग्लादेश कब आजाद हुआ, किस सन में आजाद हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1962, 1947, 1965 और 1971 है। इसका राइट आंसर 1971 हो जाएगा, 1971 इज राइट आंसर। बांग्लादेश किस
किस सन में आजाद हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, संसद, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा इज राइट आंसर। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर शाह जफर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल शासक शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, प्रथम मुगल शासक और मराठा शासकों का उत्तराधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम मुगल शासक, ठीक है ना। अंतिम मुगल शासक इज राइट आंसर। बहादुर शाह जफर कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा, हॉकी इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। देखो यार, खेल से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप सभी लोगों को स्पोर्ट के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। जो क्रिकेट विकेट है, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, कबड्डी है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्रश्न है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चंद्रयान के बारे में, इसरो के बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएनओ के बारे में, WTO के बारे में, और बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा ही जाना है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CE-20। और यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है ना। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है और यहाँ 16वां प्रश्न है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2, 1, 46 और 9, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय होता है, ठीक है ना। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो अमीबा में एक कोशिका होता है। कभी कभी पूछ देता है कि एक कोशिकीय मतलब जंतु पूछ देता है, तो ये अमीबा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनोसैकेराइड शर्करा है। मोनोसैकेराइड शर्करा क्या है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज है। इसका राइट आंसर फ्रैक्टोज हो जाएगा, फ्रैक्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? पक्षी, मछली, गाय और मनुष्य। इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा, मछली इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में इन सब प्रश्नों को लिखते जाना मेरे भाई। देखो मैं जितना जल्दी मतलब जितना स्पष्ट में आप लोगों के सामने बोलता हूँ, हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पर मतलब इतना जल्दी इतना कम टाइम में और इस तरह से स्पष्ट जैसे जीके जीएस का क्लास कोई कराते होंगे। वैसे मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्लास करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, लेकिन 2-2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन की क्रियात्मक इकाई है। श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, कोशिकाएं, श्वसन नालिका और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कोशिकाएं हो जाएगा, कोशिकाएं इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, श्वसन की क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? थायराइड, थाइमस, एड्रीनल और पीयूष है। इसका राइट आंसर एड्रीनल हो जाएगा, एड्रीनल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईईजी किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क और आंख है। इसका राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तिष्क इज राइट आंसर, ठीक है ना। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। अब जब ईईजी आएगा तो आप लोग जान जाना मस्तिष्क का बात किया जा रहा है, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परख नली शिशु का नाम है, प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? लुइस लाइका डायली और हर्षा चावला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हो जाएगा, लुइस इज राइट आंसर। प्रथम परख नली शिशु का नाम है तो इसका राइट आंसर लुइस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज किसने की? तो मेंडल, फ्रेडरिक, मिसर, वाटसन एवं क्रिक और स्ट्रासबर्गर। ये प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूं तो ये गलत नहीं होना चाहिए। गुणसूत्र की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की, ठीक है ना। इसका स्ट्रासबर्गर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है। ये प्रश्न अगर एक बार में नहीं याद होगा ना तो दोबारा मैं इस प्रश्न को लाऊंगा, दोबारा आप लोग देखोगे, फिर तिबारा लाऊंगा, तिबारा देखोगे, फिर चौथा बार भी इस प्रश्न को लाऊंगा, 4 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक में याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो प्रश्न नहीं याद होगा तो परेशान नहीं होना, बस आप लोग अपने कॉपी में उस प्रश्न को लिख लेना, ताकि जब दोबारा वही प्रश्न लिखने को मतलब मिले ना तो आपको याद रहे कि यार इस प्रश्न को तो मैं लिखा हूं। तो इस तरह से आप लोग को करना है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण क्या है? विवर्तन से, ध्रुवर से और परावर्तन से, अपवर्तन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवर से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक है पास्कल, न्यूटन, ओम और एम्पियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन इज राइट आंसर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अपने कॉपी में तुरंत लिखो, ठीक है ना। किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और फास्फेरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फेरिक अम्ल, फास्फेरिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है। रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु क्या मिलाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कैल्शियम है। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा, सल्फर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्ल हरित में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्ल हरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पर्ल हरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई है। पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई कौन सी है? तो परितंत्र, सजीव, निर्जीव और पादप है। इसका राइट आंसर परितंत्र हो जाएगा, परितंत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकिरणन और विवर्तन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रकिरणन हो जाएगा, प्रकिरणन इज राइट आंसर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बीसू सर आ रहे हैं, 15 प्रश्न मैथ का कराएंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग का कराएंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना। जय हिंद सभी को। और नीलेश भाई का थैंक्स जो आपको करंट के पर डे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देकर आ रहे हैं। हकीकत बताऊं तो मैं भी नहीं करा पाता करंट, क्योंकि मेरी करंट क्या है कि वीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप डेली इसको अगर पर डे आपको 2 से 3 करंट के क्वेश्चन मिल रहे हैं और आप इनको अच्छे से करेंगे तो आप चेक करेंगे अपने पेपर में, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको वहाँ करंट के इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स नीलेश सर का इतनी अच्छी क्लास लेने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। आपका 2 क्लासेज हो चुकी हैं, क्या आपका जीके और साइंस के जो क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पर। 31वें क्वेश्चन से मेरा जो क्वेश्चन आया 31वां क्वेश्चन क्या कहा? रेलगाड़ी का क्वेश्चन दिया। किसका? रेलगाड़ी का। क्या कहा? एक रेलगाड़ी की 15 घंटे में, रेलगाड़ी क्या है 15 घंटे में 1620 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बताओ। अगर आप चाल का सूत्र रखना है तो सूत्र रख लें या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल का बराबर होता है दूरी बटे समय। अब कहा क्या? जो दूरी दिया वो 1620 किलोमीटर दिया, दूरी जो दिया वो 1620 किलोमीटर दिया और जो समय दिया वो 15 घंटे दिया।
समय दिया जो वो 15 घंटे दिया। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी दिया 1620 और समय दिया 15 घंटे। तो आप क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे। तो 15 से ये काट दिया, 15 ही कम 15। अब बहुत से क्या गलती करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज चेक कर लें। 1620 में बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। 15 ही कम 15, एक बचा और 2 उतार लिया। और बहुत से क्या करते हैं, डायरेक्ट अगली संख्या उतार लेते हैं डायरेक्ट, और 0 15 8 120 18 आ सकता है। लेकिन पहले क्या करना है, अगली संख्या उतारने के लिए 0 लगाएंगे, फिर अगली संख्या उतारेंगे, और 15 8 120। तो 108 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन 108 तो हमें ऑप्शन में यहाँ दिख ही नहीं रहा। जब 108 नहीं दिख रहा तो इसको चेक करो, कहीं हमें मीटर प्रति सेकंड दिखाई दे रहा है। सारे ऑप्शन क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्वेश्चन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 108 को जब मीटर प्रति सेकंड में गुणा करते हैं तो गुणा किसकी करेंगे, अब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू को छोटी में, तो 5/18। 18 से 108 कटा 6 बार, और 6 पंजा 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 1620 को 15 से काटा तो 108 आया, और 108 को चेंज करा किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। 18 से ये 6 बार कटा, और 6 पंजा 30 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 32वां। क्या दिया, x का बटा क्वेश्चन दिया x का बटा भाई, सेकंड क्वेश्चन x का बटा 5 और बराबर y का बटा 8। ये बटा स्लैश दिया मतलब बटे। तो इसने कहा x + 5 और अनुपात y + 8। इसका मतलब क्या, जो x की वैल्यू है वो 4 है, और x की वैल्यू जो है वो 5 है, और y की वैल्यू जो है वो 8 है। जो जिसके बटे में वो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 5 + 5, और y की वैल्यू कितनी, y के बटे में क्या, तो 8 + 8। 5 में जब 5 को जोड़ दिया, 5 में जब 5 को जोड़ दिया तो 10 आ गया, और 8 में 8 को जोड़ा तो 16 आया। अब ये वैल्यू, आप आंसर चेक करें। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, इसको काट सकते हैं, और काट दिया तो 2 से 2 पंजा 10 और 2 अट्ठा 16। तो 5/8, 5/8 मतलब डी आंसर क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय और 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दूसरी चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए जिसमें मिश्रण रुपए 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब जो क्वेश्चन है, 20 रुपए की 1 किलो चाय की पत्ती ली और 30 रुपए की 1 किलोग्राम चाय ली। मतलब एक तो 20 रुपए लिया और एक 30 रुपए लिया, और दोनों मिश्रण को क्या कर लिया, मिला लिया, और मिलाने के बाद इसका जो रेट हो गया वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अब करना क्या है, दोनों का अनुपात को इस वैल्यू से इसको घटाओ तो बचा 5, इधर से बड़ी वैल्यू से इसको घटाओ तो बचा 5, और 5 का अनुपात 5 से किया तो कट गया वैल्यू 5 × 5 और 5 × 5, यानी कि 1:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट आंसर। मतलब 1:1 में अगर मिलाएं तो 25 रुपए प्रति किलोग्राम इसका चाय का मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका वो है 80 गायें 30 गट्ठरों को 9 दिन में खा लेते तो 120 गायें 150 गट्ठर को कितने दिन में, मतलब MDH और बटे W और बराबर MDH बटे W। इधर ये 1 1 1 1 मान लिया, इधर ये 2 2 और 2 और 2 मान लिया। M का मतलब मैन, D डेज, H आवर, और W का मतलब वर्क, मतलब किया गया कार्य है। तो इसमें क्या दिया, डायरेक्ट चेक करें। 80 गायें हैं 9 दिन में, 80 गायें जो हैं वो 9 दिन के अंदर, 80 गायें 9 दिन में 120 कितना, 30 गट्ठर घास के जो है उनको खाती है। फिर क्या कहा, तो 120 गायें कितने दिन में, 120 गायें कितने दिन में, कितना पूछ लिया, 150, कितना 150 गट्ठर कितने दिन में खाएंगे।
तो आप यहाँ का यहीं इसको काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखो 30 से 1 कटा 5 बार, 30 पंजा 150, 30 पंजा 150, फिर 5 से इसको काट लिया, 5 दूना 10, 2 बचा 0, 5 चौक 20, तो 24 आ गया। अब क्या करें, इस 24 को इधर लेकर आए, 80 गुना 9 का बटा 24, और इधर क्या बच गया, दिन बच गया। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए अब 3 से काट लिया, 3 अट्ठा 24 और 3 तिया 9, और 8 से काटा 10 बार और 10 से 3 का गुणा किया, 10 तिया 30 दिन, 10 से 3 का गुणा किया तो 30 दिन, और 30 दिन का मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 80 गायें 9 दिन में 30 क्या, 30 गट्ठर खारी, जो गट्ठर खारी तो मतलब किया गया कार्य है। 150 गायें कितने दिन में, 120 गायें कितने दिन में 150, तो क्या किया 30 से 5 बार कटा, 5 से 24 बार कटा। अब क्या किया 80 गुना 9 का बटा 24, 3 से काट दिया 8 बार, 3 से 9 बार और 8 से 10 बार, 10 दिया 30। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है। 1 रुपया है, कितने गुना, 5 गुना हो गया। 1 रुपया है 5 गुना हो गया तो कितने साल में, 4 साल में। मतलब 1 रुपया 5 गुना हो गया तो 4 रुपए का ब्याज मिल गया, और कितने साल में मिला, 5 साल में। 5 साल मतलब 5 वर्ष में मिला। फिर कहा वही धन, मतलब वो 1 रुपया ही कितने साल में 7 गुना हो जाएगा, तो ब्याज मिल गया 6, और पूछ लिया साल मतलब वर्ष पूछ लिया। तो क्या करेंगे, 4 का बटा 5 बराबर 6 का बटा साल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 गुना साल बराबर 5 गुना 6, और साल बराबर 5 गुना 6, 5 छंग 30, 30 का बट्टा 4, 30 का बट्टा 4। अगर आपका ऑप्शन मैच हो रहा तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर 2 से काट दें, 2 से काट दें 15 और 2, 15 बट्टा 2, 15 बट्टा 2 साल, या फिर 15 बट्टा 2 वर्ष, 15 बट्टा 2 वर्ष। तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। 1 रुपया 5 गुना हो गया, 4 मिला मुझे 5 वर्ष में, 4 मिला मुझे 5 वर्ष में। फिर पूछ लिया 1 रुपया 7 गुना तो 6 मिला कितने साल में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 गुना साल बराबर 5 छंग 30, और साल बराबर 30 बट्टा 4, 2 से काट लिया 15, 2 से काट लिया 4, तो 15 बट्टा 2 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं भाई, बड़ा सा क्वेश्चन दिया 68 गुना 68 प्लस 32। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर जाएं, क्वेश्चन को देखें तो ये लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा, लेकिन कभी भी इतना बड़ा अगर क्वेश्चन देगा तो उसको सोल्व करना पॉसिबल इस तरह मल्टीप्लाई करके नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई बात छुपी हुई है क्वेश्चन में। मतलब ये देखो, ये 68 और 68 एक जैसा दिखा तो मतलब ये A और A, ये B और B, तो ये 2AB। तो यहाँ कोई फॉर्मूला बना होगा जिसको बोल सकते हैं A² प्लस B² और प्लस का 2AB। मतलब जो फॉर्मूला बना वो बना A² प्लस B² प्लस 2AB, और ये फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर। और A का वैल्यू कितना बना 68, और B का वैल्यू बना 32। 68 प्लस 32 का स्क्वायर किया, 68 में 32 जोड़ा तो 100, और 100 का स्क्वायर किया तो 100 का 100 से गुणा किया तो 10,000। और 10,000 दोस्तों आपका कौन सा, 10,000। देखो यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना, ऑप्शन के अनुसार 1,000, 100, 10,000, 10 लाख समथिंग कुछ दिया, तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही। 68 मतलब A 32 B और 2AB, मतलब A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर, और A मतलब 68 और B मतलब 32, दोनों का स्क्वायर किया, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। A और B किसी काम को 20 दिन में, और B और C उसी काम को मिलकर 15 दिन में, और C और A उसी काम को मिलकर, अगर C और A मिला तो 12 दिन में करते हैं। अब फिर क्या कहा, तीनों मिलकर, तीनों जब मिल गए तो इस तरह की सिचुएशन बनी, तीनों मिल गए तो तीनों के द्वारा एक किया गया एक कॉमन कार्य ले लें, तो 20, 15 और 12 का एलसीएम लो तो 20 या 60, 60 क्या हुआ, इन तीनों का कॉमन एलसीएम हुआ तो 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजा 60। तो सबको जोड़ दिया, 3
4 7 और 5 12, यानी कि तीनों मिलकर रोज का 12 कार्य कर रहे हैं और 60 काम करना है, तो 60/12 लिखेंगे। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे, ध्यान रखना 60/12, 12 पंजे 60 और 5 आपका ऑप्शन मिल सकता है। जब इस तरह की सिचुएशन आए, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 2 की गुणा करनी। अब 2 की गुणा क्यों करनी, क्योंकि 2 बंदे लगे हुए हैं, ए और बी कितना हुआ 2 हुए, इसलिए 2 की गुणा। अगर ए बी और सी 3 होते तो 3 की गुणा, तो 12 पंजे 60 और 5 दूना 10, तो 10 दिन में क्या होगा, काम को पूरा करेंगे। और 10 दिन का मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। क्वेश्चन क्या कहा आपसे, 2 संख्या 42 और 63 है, इनका लेस 126, तो इन संख्याओं का मैं से पूछ लिया। तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, लेस है इंटू मैस है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या दिया 42, दूसरी दिया 63 और आपका लेस है दिया 126, तो क्या पूछ लिया, मैस है पूछ लिया। तो क्या दिया, इसके बाद सिचुएशन बनाए, देखो 42 63 126, वो 126 उधर गुणा में इधर आया तो बटे में गया, तो 42 गुणा 63 और बटे में कितना 126, 63 दूना होता है 126, 63 से 2 बार कटा और 2 से कटा 21 बार, तो मैं से कितना 21, मैं से कितना आपका 21, और 21 का मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। 42 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, 42 गुणा 63 126 लेस है, इधर आया तो बटे में गया, 63 से 2 बार कटा और 2 से 21 बार कटा, मैस है आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। देखो जैसे चीनी का कीमत है 100 और जब 50% की वृद्धि होगी तो इसमें 150 हो गया। चीनी का मूल्य जो है वो 100 रुपये है, जब 50% की वृद्धि होगी तो 150 रुपये हो गया। देखो क्या होता है, जैसे कभी अभी किसी खाने की वस्तु पर एकदम से प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे पिछले टाइम पर आपने देखा हुआ टमाटर का क्या हुआ, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, मतलब कहाँ तो 20 रुपये किलो और कहाँ 150 200 रुपये किलो चला गया। लेकिन क्या होता है, हर एक आदमी अपने इनकम के अनुसार अपने खर्चे को मेंटेन करता है। जब 100 रुपये था चीनी का रेट, जब 50% बढ़ गया तो 150 हुआ, तो इसको खर्च को कम करके लाना है जिससे कोई खर्च न बढ़े। तो 150 से कहाँ लेकर आना है, 100 पर लेकर आना है, तो 50 की कमी करनी पड़ेगी। 50 की क्या करनी पड़ेगी, कमी। और 50 की कमी किस पर किया, 150 पर। 50 कम किया किस पर, 150 पर, और गुणा 100। तो 50 तिया 150 और 3 से काटा 100 को, 3 से काटा 100 को, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33%। और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। 100 था, 50 से बढ़ा तो 150 हुआ, 150 को इस पर लाना 100 पे, तो 50 कम किया, 50 कम किया 150 पर गुणा 100, 50 से 3 बार और 100 से ये काट दिया तो 33.33। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 12 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष दे, 5। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो 12 15 और 18 का क्या लो, एलसीएम ले लो। 12 15 18 का एलसीएम ले लो, 2 से काट दो, 2 छिक्के 12, 2 से नहीं कटा तो जू का तू, और 2 से 9 बार, फिर 2 से काट दो 3 15 और 9 ऐसा का ऐसा ही, फिर 3 से काट दो 1 5 3, फिर 3 से काट लो, जब तक 1 1 ना आए, बेसिक पर अगर सीख रहे हैं तो 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1, तो क्या किया, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36 पंजा 180, यानी कि कितना आ गया 180। और 180 तो दोस्तों क्या है आपका ए ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखें ये ऑप्शन को गलत करके मत जाएं। क्या कहा, शेष बचे, 5 शेष बचे, और जब शेष बचता है इस सिचुएशन में तो उस शेष को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 180 में 5 जोड़ लिया तो 185, और 185 दोस्तों क्या है, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। एक पुस्तक को 220 में खरीदा गया, 220 में क्या करा, पुस्तक को लिया और 220 रुपये में उसको बेच दिया।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत बताओ, लाभ कितने परसेंट का। 200 रुपए की किताब थी, 220 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो 20 रुपए क्या हो गए, बच गए, यानी कि 20 रुपए का क्या होगा, लाभ हो गया। और लाभ का परसेंटेज बताना है, तो 20 रुपए लाभ हुआ किस पर, 200 रुपए पर, और गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 10, यानी कि 10% क्या है दोस्तों आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। tan 60 डिग्री का मान, देखो tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री का पूछ लिया, tan 60 डिग्री, अब देखो साइन कोस tan के मान हमें याद होने चाहिए। अगर हमें साइन कोस tan के मान याद हैं तो tan 60 का मान हम निकाल सकते हैं। देखो अगर एक छोटी सी सारणी देखें, 0 0 के बाद 30, 30 के बाद क्या होता है आपको 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90। यहाँ तक मैं tan तक आपको मान बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि साइन कोस और tan तक की सारणी आती है, इसके बाद की सारणी बहुत कम आपके लेवल पर आती है। अगर आएगी तो वहाँ तक भी मैं अगली बार लेकर चलूंगा। तो ये लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, इसका मान 1/√2, और जो 60 का मान है √3/2, और इसका मान अनंत 1। साइन 60 का जो मान है वो 1, साइन 90 का जो मान है वो 1। मतलब पहली लाइन याद, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 3/2 और लास्ट में 1। फिर कोस आता है, इसके बाद कोस, फिर ये क्या होता है 1 √3/2, फिर 1/√2 और 1/2 और लास्ट में 0। और इसने पूछ लिया tan 60, और tan 60 क्या होता है, साइन 60 का बट्टे। देखो एक तरीका तो है रट्टा मार लो मान का, एक तरीका निकाल कर देखना, साइन 60 बट्टे कोस 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और कोस 60 का वैल्यू 1/2, और 2 से क्या हुआ, 2 कट गया तो वैल्यू है √3/1, या इसको लिख सकते हैं √3। यहाँ पर आपका टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो रखा है, √3, इस ऑप्शन को आप क्या कर लें, √3 आप आंसर कर सकते हैं, √3/1 या फिर √3। मतलब क्या करना पड़ेगा, साइन के वैल्यू याद करनी पड़ेगी ओनली, फिर आपकी सारी की सारी सारणी बन जाएगी। भाई 0, 30, 45, 60 और 90, साइन 0 का मान 0, 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। फिर कोस इसका उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और पूछ किसका लिया, tan 60 का। tan 60 होता है साइन 60 बटे कोस 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कोस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो √3/1 या फिर √3 आप इसका आंसर दे सकते हैं। और बी, ए ऑप्शन को हमने क्या कर लिया, ए नहीं है बी है, ए बी सी और डी, मतलब इस ऑप्शन को क्या कर लिया, √3 कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, इसका मतलब ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5। भाई इसका मतलब 1 रुपया मिल गया मुझे किस पर, 5 रुपए पर, और गुणा क्या कर दिया 100, और बटे में क्या गया, कितना वर्ष, 4 वर्ष। कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना, 1/5। इसका मतलब ब्याज 1 है और मूलधन 5 है। 1 रुपया मिला मुझे किस पर, 5 रुपए पर। अब क्या करा, 5 से काट लिया, 5 दूना 10, 20, और 4 से काटा, 4 पंजा 20, तो कितना आंसर, 5% दोस्तों आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 25 खिलौनों का मूल्य 3850, तो 33 खिलौना का मूल्य बताओ। देखो 25 खिलौनों का मूल्य, 25 खिलौनों का मूल्य, 25 खिलौनों का मूल्य जो दिया आपको वो 3850 दिया। 25 का मूल्य दिया, एक खिलौने का मूल्य 3850 का बटा 25, 3850 का बटा 25। अब 25 से इसको काट लो, 25 एकम 25, अगर 25 कितना बचा, 13 बचा 5, और 25 पंजा 125, कितना बचा 10, 0 25 चौका 100, 154 एक खिलौनों का मूल्य आ गया। या फिर आप ऐसे काट सकते हैं 3850 को, अगर वहाँ डायरेक्ट नहीं आता 25 से,
25 एकम 25, बचा कितना 8 में से 5 3 1 5, 25 पंजा 125, बचा कितना 5 में से 5 0 1 0 और 25 चौका 100 154। एक खिलौनों का मूल्य आ गया 154, एक खिलौनों का मूल्य है। जैसे एक पेन का मूल्य मान लो 154 रुपये आ गया और पूछ लिया कितना 33 पेन का मूल्य है या 33 खिलौनों का मूल्य है, तो 154 गुणा 33, 3 चौक 12, 3 पंजा 15 और 1 16, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 2 6, 6 और 2 8, 5082, 5082, 5082। तो मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 25 का मूल्य 3850, एक का मूल्य निकालो 3850 का बटा 25, 154 बार कटा, एक खिलौने का मूल्य आ गया और 33 खिलौनों का मूल्य पूछा तो 154 गुणा 33, तो बना आपका 5082, जो कि आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है अभाज्य संख्या। देखो प्रथम 5 अभाज्य, ध्यान रखें क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम 5 अभाज्य, अभाज्य मैंने आपको बताया था कि अभाज्य वो संख्या होती है जिसका ओनली केवल और केवल 2 टुकड़े होते हैं, या वो संख्या जो केवल अपने आप से या फिर 1 से कटती है वो अभाज्य होती है, और सबसे छोटी अभाज्य होती है 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। 9 अभाज्य नहीं होती, 2 3 5 7 11 इसने पूछ लिया औसत, और औसत का मतलब होता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए आपके कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 होती है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य विषम भी और अभाज्य भी 3 होती है भाई। तो इसका औसत पूछ लिया, औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, और योग को कर लिया इसको तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटा कितना 5, क्योंकि पद कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28, 28 का बटा किया 5, तो 5 पंजा 25, 3 बचा 0, 5 छंग 30, तो 5.6। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अभाज्य संख्या होती है 2 से शुरू, 2 3 5 7 11, औसत किया सबको जोड़ दिया बटा 5, सबको जोड़ा तो 28 आया, 28 का बटा 5 तो 5.6। ये थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 जो कहा इंग्लैंड का कोई कोड दिया और वो कोड दिया 1 2 3 4 5 2 6। इंग्लैंड का कोड दिया, फिर इधर फ्रांस का कोड दे दिया, फ्रांस FRANCE, फ्रांस का कोड दिया 7 8 5 2 और 9 1, फ्रांस का कोड दे दिया, और ग्रीस का कोड पूछ दिया GREECE। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ग्रीस का कोड पूछ लिया आपसे। अब एक चीज चेक करें, देखो n का कोड यहाँ भी 2 है और n का कोड यहाँ भी 2 है, n का कोड यहाँ भी 2 है, तो यानी कि जो ये कोड बन रहे हैं या फिर यहाँ देखो a का कोड यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। ये बात आपके समझ में आई। इसको समझने के बाद करना क्या है, जो जिसके नीचे जो अक्षर, इसको बराबर में मत लिखना, उसके डाउन में लिखना, बड़ा आसान पड़ेगा। अब जी का कोड देखो, जी के नीचे कितना 3, आर के नीचे जो लिखा हुआ है आर का कोड आर के नीचे 8, ई के नीचे ई का कोड 1 1, और सी का जो कोड दिया सी के नीचे 9 और फिर ई के नीचे कितना दिया आपका 1, 3 8 1 1 9 1, 3 8 1 1 9 1। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से 5 गया, सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज देखो आप 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23, 23 से 95, यानी कि सीरीज जो है बढ़ते क्रम में है, और बढ़ते क्रम में भी एक अनिश्चित क्रम चला गया। तो क्या हुआ 2 से 5, 2 से क्या गया 5 गया, 2 से क्या गया 5 गया, 2 से गया 5, 5 से गया 11 और 11 से 23, 23 से फिर क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, फिर 95 इतना दे दिया। तो अब देखो 2 से 3 बढ़े, 5 से 6 बढ़े, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं 2 का दुगुना 4 और 1 जोड़ दिया 5,
फिर 5 का दुगुना 10 और 1 जोड़ दिया 11, फिर 11 का दुगुना 22 और 1 जोड़ दिया 23, फिर 23 का 2 गुना किया 23 का 2 गुना 46 और 1 जोड़ दिया तो 47, कितना 47। अब यानी कि ऑप्शन क्या है 47, लेकिन अगला भी वेरीफाई कर लें कि वो सही है या नहीं। फिर 47 का 2 गुना किया 47 का 2 गुना 94 और 1 जोड़ दिया तो 95। सही बात, सही कंडीशन बनी हुई है। 2 दूनी 4 और 1 5 बना हुआ है, 11 बना हुआ है, 23 बना हुआ है। तो ये सीरीज का पैटर्न क्या है, दुगुना करके 1 दुगुना करके 1 दुगुना करके 1 जोड़ रखा है। तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीपक सुशांत का भाई है। आपका जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का दिया और इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन देता है। दीपक क्या कहा, सुशांत का भाई है। भाई दीपक किसका, सुशांत का भाई है। दीपक जो है वो सुशांत का भाई है और जो भाई है तो एक पीढ़ी को एक लाइन में लिखेंगे। अगर कोई अप पीढ़ी है मतलब हमारे फादर की पीढ़ी है, पिताजी की पीढ़ी, माताजी की पीढ़ी, तो अप साइड में लिखेंगे। अगर हमारे पुत्र पुत्री की पीढ़ी है तो डाउन साइड। फिर क्या कहा, रीना अतुल की बहन है, ना रीना दिया ना अतुल दिया। फिर अगली लाइन पढ़ो, सुशांत रीना का पुत्र है। क्या कहा, दीपक और सुशांत, दीपक सुशांत क्या थे, भाई भाई थे। फिर अगली लाइन में क्या कहा, रीना अतुल की बहन है, रीना क्या अतुल की बहन, सुशांत रीना का पुत्र है। जो सुशांत है वो इस रीना का, सुशांत जो है इस रीना का पुत्र है। ये जब ये पुत्र है तो ये भी क्या हुआ, पुत्र हुआ। अगली लाइन, तो दीपक का रीना से क्या संबंध है, दीपक का रीना से क्या संबंध है। फिर पिछली लाइन पढ़ो, रीना अतुल की बहन, रीना जो थी वो इस अतुल की बहन थी। अतुल और रीना क्या हो गए, बहन भाई। ये भाई और ये बहन। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, दीपक का रीना से। अब दीपक का किसका, दीपक का किससे, रीना से। अब दीपक जो है, जब ये सुशांत इसका पुत्र है तो दीपक भी क्या हुआ, पुत्र। तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। संडे का कोड दिया, देखो SUNDAY, संडे का कोड दिया YADNUS। समझ चुके होंगे क्वेश्चन के लिखते ही आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन में क्या है। कोई क्या किया, कोड को उल्टा करके दिया YADNUS और कुछ नहीं किया। 2017 और 18 में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन चलता था दोस्तों आपका। और नेक्स्ट क्या कहा, क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन का कोड पूछ लिया। तो क्या करना, उल्टा करके लिखना और कुछ नहीं करना। NOIT AERC AERC। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन आज फिर कल की तरह ही एक क्वेश्चन है। कल मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि फ्रांस का संबंध किससे, पेरिस से। फ्रांस का संबंध पेरिस से। और फिर मैंने आपका आंसर पूछ लिया था, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया था कि मैंने लिखा था यहाँ नामीबिया, नामीबिया। और नामीबिया की राजधानी, मतलब फ्रांस का संबंध किससे, पेरिस से। मतलब फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। ऐसे ही पूछ लेता नामीबिया, नामीबिया की राजधानी क्या। नामीबिया क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, नामीबिया का नाम इंपॉर्टेंट हुआ कूनो नेशनल पार्क के कारण। कूनो नेशनल पार्क, नामीबिया से जो भारत के अंदर कूनो नेशनल पार्क, ये जो पार्क है वो मध्य प्रदेश में, किसमें, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा शुरुआत में 8 चीते लाए गए थे और वो लाए गए थे कहाँ से, नामीबिया से। तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना, इसलिए आपको दिया था क्वेश्चन। तो कूनो नेशनल पार्क बना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और किसके लिए, चीतों के लिए फेमस हो गया ये मध्य प्रदेश में। और यहाँ चीते कहाँ से थे, नामीबिया से। और नामीबिया की मैंने कहा था, जब फ्रांस का संबंध पेरिस से तो नामीबिया का संबंध किससे, विंड हॉक से। किससे, विंड हॉक। और विंड हॉक क्या है, नामीबिया की कैपिटल क्या है, नामीबिया की राजधानी क्या है, कैपिटल विंड हॉक है। आज फिर चलते हैं इसी तरह का अपना क्वेश्चन
कि असम की राजधानी दिसपुर, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिखें कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, या अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी लिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका आंसर होना चाहिए। देखो असम से 2-3 बात इंपॉर्टेंट बनती हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में एक फेमस अभ्यारण्य है जिसका नाम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और असम के अंदर ही दूसरा अभ्यारण्य जिसका नाम है मानस अभ्यारण्य, और असम के मुख्यमंत्री का नाम आपका 1 से 2 बार आ चुका है, उसका आप आंसर रिप्लाई करें। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें। और इसी के साथ ये थे आपके 50 क्वेश्चन की बेहतरीन क्लास, जो 0 क्वेश्चन जो बार बार आपके रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।